हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज सी लैंग्वेज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एरेज को। एरेज स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, आपका सी लैंग्वेज में भी पढ़ना है और डेटा स्ट्रक्चर में भी आपको पढ़ना है। तो जो एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट होगा एरेज का, पॉइंटर से रिलेटेड, वो सारा हम लोग पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर में। डेटा स्ट्रक्चर में हम एरे को एज अ डेटा स्ट्रक्चर लेकर चलेंगे, ठीक है। सी लैंग्वेज में बात करें तो सी लैंग्वेज में एरे में हम समझेंगे एरे क्या होता है, सी लैंग्वेज में सिंटैक्स किस प्रकार से होता है, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, टाइप्स वगैरह, ये सारा देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एरेज, एरेज क्या है, क्यों इसे पढ़ा जाता है, सबसे पहले ये समझ। तो मान लिया जाए हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे, या एक बोल सकते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम है जहाँ पे हमें क्या करना है, 100 एम्प्लॉइज के एज को स्टोर करना है। एज ऑफ 100 एम्प्लॉइज, इसको क्या करना है, स्टोर करना है, और स्टोर करने के बाद डिस्प्ले कराना है। अब अगर हमारे पास ये टास्क है तो इस टास्क को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हम इंटीजर टाइप के 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराएंगे, लाइक इंट A B C D, या इंट A1 A2 A3 A4 एंड डॉट 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 A100, कुछ इस प्रकार से। और फिर क्या करेंगे, इन सभी को इनिशियलाइज कराएंगे, लाइक इंट A1 जो भी एज होगा, लाइक 25, इंट A2, सॉरी इंट A1 इंट A1 इक्वल्स 25, है ना, 80 A2 इक्वल्स जो भी है 35, लाइक सो ऑन। पूरे वेरिएबल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे वेरिएबल्स को प्रिंट कराना पड़ेगा, लाइक प्रिंट एफ, है ना, %d। उसके बाद मुझे करना पड़ेगा A1 एंड सो ऑन। पूरे वेरिएबल्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा। तो एक तो तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि हम क्या करें, सबसे पहले 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराएं रिस्पेक्टिव टाइप का। फिर हम उसे क्या करें, स्टेप, यानी कि हर एक वेरिएबल को एक एक करके हम इनिशियलाइज कराएं, फिर हम हर एक वेरिएबल को एक एक करके प्रिंट कराएं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एरेज का यूज करना। एरे क्या होता है स्टूडेंट, सेट ऑफ सिमिलर एलिमेंट या सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एरे का एक डेफिनेशन लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि एरे इज अ सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। ये हो गया। इसमें एक वर्ड हम लोग और जोड़ सकते हैं, डेटा एलिमेंट्स विच आर स्टोर्ड इन विच आर stored in contiguous memory location, contiguous location। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये हम लोग आपको आगे बताएंगे। कंटिगस मेमोरी लोकेशन में कहने का अर्थ ये है कि जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो एकदम कंटिगस मेमोरी लोकेशन में, यानी कि लगातार वो स्टोर होते हैं, बीच में कोई दूसरा स्टोर नहीं होता है। मैं देखूंगा, अभी आप लोग अभी यहीं तक ध्यान दीजिए, ठीक है। एरे क्या है, सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स है, यानी कि एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सिमिलर टाइप के होंगे। हमारे पास प्रॉब्लम क्या था अभी, कि 100 एम्प्लॉइज के एज को स्टोर करना है, तो एज जो होगा वो ऑब्वियसली इंट टाइप का होगा, है ना। तो सारे जो 100 एम्प्लॉइज का डेटा है मेरे पास, जो एज का डेटा है वो सभी इंट टाइप का, यानी सभी सिमिलर टाइप का है। तो इस प्रॉब्लम को हम एरे के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। एरे का स्टूडेंट जो नेम होता है, एरे वेरिएबल का जो नेम होता है वो सारे एलिमेंट्स के लिए सेम होता है, ठीक है। एवरी एलिमेंट्स एलिमेंट्स एवरी एलिमेंट्स शेयर्स सेम वेरिएबल नेम। हर एक एलिमेंट्स का वेरिएबल नेम सेम होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, मान लिया जाए एरे का नेम ए है और मुझे 90th जो हमारा एम्प्लॉई है उसका एज अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो कैसे मैं फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सभी का तो वेरिएबल नेम सेम ही है, सभी का नेम ए है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे यूज किया जाता है सबस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, सबस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट सेम वेरिएबल नेम को शेयर करते हैं, बट एवरी एलिमेंट्स, बट नहीं लिखना चाहिए, एवरी एलिमेंट्स हैव
डिफरेंट इंडेक्स नंबर, उनका क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो उन उस इंडेक्स नंबर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उस एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एरे क्या है, सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स है, और हर एक जो एलिमेंट होता है, यानी कि हर एक जो डेटा होगा उसको हम लोग डेटा एलिमेंट्स बोलेंगे, एरे में जो होता है। चलिए, तो ये हम लोग एरे के बारे में थोड़ा सा समझ लिए कि एरे आखिर क्या होता है। एरे देखिए, बोल सकते हैं कि एरे दो टाइप का होता है, लाइक वन डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे, या आप वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे ऐसे भी बोल सकते हैं। हालांकि जो टू डायमेंशनल एरे है वो भी मल्टी डायमेंशनल एरे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एरे जो है वो दो तरह का होता है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कि एरे जो है हमारा, एरेज, ये दो तरह का होता है। पहला हो गया वन डी एरे, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और दूसरा हो गया आपका मल्टी डायमेंशनल एरे, या जिसे आप एन डी एरे भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला प्रॉब्लम था स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया था कि 100 एम्प्लॉइज हैं, उनके एज को स्टोर कराना है, तो एक तो सॉल्यूशन मैंने ये बताया कि 100 वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर कीजिए, उसे एक एक करके इनिशियलाइज कराइए, फिर एक एक करके प्रिंट कराइए। दूसरा तरीका मैंने क्या बोला कि आप एरे का यूज कर सकते हैं। अगर आप एरे का यूज करते हैं तब क्या होगा, देखिए, अगर आप एरे के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तब आप क्या करेंगे कि एक एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। एरे वेरिएबल मान लिया जाए मैं एज ले लेता हूँ। ठीक है, एज ये एक वेरिएबल होगा, और साइज इसका क्या होगा, इसका साइज होगा 100, यानी कि ये 100 एलिमेंट को स्टोर कर सकता है। इसका हम लोग डेटा टाइप रखेंगे, डेटा टाइप मान लेते हैं इंट। ठीक है, अब इस एज के अंदर में 100 साइज यानी कि 100 वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। तो अब जो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे उनको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो उनको डिफरेंशिएट करेंगे सबस्क्रिप्ट के माध्यम से, यानी कि जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, एज 0, एज 1, एज 2, डॉट 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 डॉट, एज 99। तो इस सबस्क्रिप्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम वेरिएबल नेम को शेयर करते हैं, तो आप देख सकते हैं हर एक वेरिएबल का नेम एज 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 ही है, बट दे हैव डिफरेंट इंडेक्स नंबर। सभी का इंडेक्स नंबर देखिए अलग अलग, 0 1 2 4 4। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इंडेक्स नंबर है, यानी कि जो सबस्क्रिप्ट होता है, वो सी लैंग्वेज में 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो जो आपका लास्ट सबस्क्रिप्ट होगा, जो लास्ट सबस्क्रिप्ट होगा, ये क्या होगा, साइज -1 होगा। जो आपका फर्स्ट सबस्क्रिप्ट होता है स्टूडेंट, इसे बोलते हैं हम लोग लोअर बाउंड, और जो लास्ट सबस्क्रिप्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं अपर बाउंड। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये था एरे के बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, थ्योरी बोल सकते हैं। हमने समझा कि एरे क्या है, क्यों हमें एरे का यूज करना चाहिए, जहां पे ऐसा सिचुएशन हो वहां पे एरे का यूज करना ज्यादा बेटर है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशनल एरे से। तो मैं यहाँ पे टॉपिक दे देता हूँ 1D। ठीक है, देखिए, जो 1D एरे है स्टूडेंट, 1D एरे को बोला जाता है वेक्टर, और जो 2D एरे है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2D एरे, 2D एरे को बोला जाता है मैट्रिक्स। क्योंकि जो 2D एरे होगा उसे हम रो कॉलम के नजरिए से देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा जब 2D एरे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब 1D एरे को हम लोग वेक्टर क्यों बोलते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। 1D एरे को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 1D एरे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशन। ठीक है, कि किस प्रकार से हम लोग वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन, तो सिंपल जो हमारा अदर वेरिएबल्स है उसी के अनुसार जब हमें वन डायमेंशनल एरे को यूज करना हो उसके पहले हमें क्या करना है, वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर देना है। इस प्रकार से किसी वेरिएबल का अगर हमें यूज करना है लाइक ए बी सी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज करने के पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा।
डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है? आपको सबसे पहले लिखना है डेटा टाइप, देन आपको देना है एरे का नेम, उसके बाद आपको सबस्क्रिप्ट में प्रोवाइड करना है साइज ऑफ द एरे, सेमीकोलन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे अगर आप लिखते हैं कुछ इस प्रकार से डेटा टाइप में लाइक इंट, और यहाँ पे लिखते हैं एज, और साइज में आप दे सकते हैं 100। ठीक है, यानी जो हमारा डेटा टाइप होगा ये कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, लाइक इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। जो एरे का नेम है ये कोई भी वैलिड सी का आइडेंटिफायर हो सकता है। आइडेंटिफायर के रूल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो साइज है स्टूडेंट, ये कोई भी इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, इंटीजर कांस्टेंट, कांस्टेंट, या आप यहाँ पे कोई इंटीग्रल एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, इंटीग्रल एक्सप्रेशन। ठीक है, कौन सा इंटीग्रल एक्सप्रेशन? जो इवेल्युएट होकर के इंटीजर आ जाए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, कांस्टेंट इंटीग्रल एक्सप्रेशन। यानी कि आप यहाँ पे 2 + 2 4 - 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, ताकि इवेल्युएट होके पता चल जाए अच्छा साइज जो है आपका ये होने वाला। जैसे अगर आप एग्जांपल देखें तो हमने यहाँ पे डेटा टाइप में दिया है इंट, एरे के नेम में दिया है एज, और साइज में दिया है 100। अगर हम ऐसा करते हैं तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर सबसे पहले 100, यहाँ पे साइज कितना है 100, तो कंपाइलर सबसे पहले साइज एलोकेट करेगा। तो इसका साइज कितना हो जाए? साइज आपको बताना है। तो साइज क्या हो जाएगा? साइज ऑफ डेटा टाइप आपको पता है, इंट का साइज जितना भी हो इनटू 100। अगर हम 32 बिट कंपाइलर को लेकर चलें, 32 बिट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 100 बिट्स, 4 × 100 बाइट्स। ठीक है, 4 × 100 बाइट्स, दैट इज 400 बाइट्स। तो कंपाइलर क्या करेगा? 400 बाइट्स मेमोरी में रिजर्व करेगा। ठीक है, एंड 400 बाइट्स मेमोरी में रिजर्व करके इन सभी एलिमेंट्स को एलोकेट करा देगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम वेरिएबल को एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, कंपाइलर हमारा स्पेस जो है एलोकेट करा देता है। इसी कारण से हम यहाँ पे साइज वेरिएबल नहीं रख सकते हैं, साइज हमें कांस्टेंट ही रखना है। मीन्स अगर हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इंट एज एक्स, ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा। क्यों एरर देखने को मिलेगा? क्योंकि ये क्या है, आपका फिक्स नहीं है। ठीक है, नोट फिक्स्ड, नोट फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है। कंपाइलर यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएगा एट कंपाइल टाइम कि उसे कितना मेमोरी रिजर्व कराना है। और जो हमारा एरे होता है इसमें कंपाइल टाइम हमारा मेमोरी एलोकेट होता है, और साइज जो है एरे का वो फिक्स्ड होता है। ये एक डिसएडवांटेज भी है एरे का, कि एरे जो है वो फिक्स्ड साइज का होता है ना। हमें पहले से एडवांस में एरे का साइज पता होना चाहिए, जो कि हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये एरे का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि आप वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से इंट एज 100 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? कंपाइलर 100 एलिमेंट के लिए मेमोरी को रिजर्व करा देगा, और आप उन सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से, एज ऑफ 0, एज ऑफ 1, एज ऑफ 2, डॉट 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 डॉट, ऑफ सॉरी एज ऑफ 9। ठीक है, ये 9 तक जाएगा जब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो। इसी प्रकार से अगर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, फ्लोट सैलरी ऑफ SAL, फ्लोट सैलरी ऑफ 100। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे कंपाइलर क्या देखेगा कि डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है, साइज कितना है? 100 है। यानी कि फ्लोट का जो भी साइज होता होगा, लाइक 4 हो या 8 हो, जो भी होगा, इंटू 100 इतना बाइट वो रिजर्व करेगा मेमोरी। कंटीगस मेमोरी रिजर्व करता है, यानी कि जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो कंटीगस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइलर आपका मेमोरी को रिजर्व करेगा और इन सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करवा, इन सारे एलिमेंट्स को रेफर करवा देगा।
तो आप इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं बताइए? आप लिखिएगा एरे का नेम और सबस्क्रिप्ट में आप दीजिएगा इंडेक्स। आप लिखिएगा एरे का नेम और सबस्क्रिप्ट में दीजिएगा इंडेक्स। कुछ इस प्रकार से एरे का नेम और सबस्क्रिप्ट में दीजिएगा इंडेक्स। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि किस प्रकार से हम लोग वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग वन डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो आपने डिक्लेरेशन देख लिया, किस प्रकार से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ये भी आपने देख लिया। ठीक है, आई होप डिक्लेरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम अभी नहीं होनी चाहिए। एरे डिक्लेरेशन में देखिए एक और कॉन्सेप्ट रह गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने देखा कि हम वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सिंबॉलिक कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मान लिया जाए हमने ऊपर में डिफाइन किया हुआ है हैश डिफाइन साइज एंड देन 10। ठीक है, अगर हमने कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है तो हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इंट ARR ऑफ साइज, ये स्टूडेंट आपका परफेक्टली वैलिड है। यानी कि हम सिंबॉलिक कांस्टेंट CONSTANT कांस्टेंट का यूज एरे के साइज में कर सकते हैं। ठीक है, ये परफेक्टली वैलिड है और ऐसा करना रिकमेंड भी किया जाता है। क्यों किया जाता है कि मान लिया जाए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, एरे का साइज कभी हमें चेंज करना रहे तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जहां पे हमने सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन किया था, हम अगर मान लिया जाए एरे के साइज को 15 करना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ से इस 10 को हटाना है और यहाँ पे क्या कर देना है, 15 कर देना है। पूरा का पूरा प्रोग्राम में साइज क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है। तो आप अगर कुछ इस प्रकार से करते तो ये भी वैलिड। तो डिक्लेरेशन हम लोगों ने स्टूडेंट समझ लिया, एक्सेसिंग भी हालांकि समझ लिया, लेकिन एक्सेसिंग में एक कॉन्सेप्ट और रह जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने दिया था डिक्लेरेशन, अब हम लोग डिक्लेरेशन के बाद देखते हैं एक्सेसिंग। ठीक है, एक्सेसिंग ऑफ वन डायमेंशनल एरे। एक्सेसिंग करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि सिंटैक्स क्या है, आपको लिखना है एरे का नेम और इसके बाद यहाँ पे आपको देना है इंडेक्स। जो इंडेक्स होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से और 0 से डॉट 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 ये चलता है कहाँ तक भाई, 0 से लेकर के साइज -1 तक की लैंग्वेज में इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर मान लिया जाए कोई हमारे पास एरे है इंट ARR ऑफ 5, तो इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्या-क्या होंगे ये आप बताइए। इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स होंगे ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 2, ARR ऑफ 3 एंड ARR ऑफ 4। ये क्या होंगे, इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स होंगे। आप इनको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग देख चुके हैं कि जो हमारा 0 है इसको बोला जाता है लोअर बाउंड और जो साइज -1 है इसको बोला जाता है अपर बाउंड। ये क्या है, अपर बाउंड है और ये 0 को बोला जाता है लोअर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड। चलिए, यहाँ पे एक नोट, ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ कि स्टूडेंट सी लैंग्वेज में एरे का बाउंड चेकिंग नहीं होता है। ठीक है, देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड चेकिंग एरे। ठीक है, सी लैंग्वेज में स्टूडेंट एरे में बाउंड चेकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर मान लिया जाए हमने इस एरे को डिक्लेयर किया है और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ARR ऑफ 10, अगर इस प्रकार से हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं मीन्स हम कुछ परफेक्टली यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से ना लिख करके मैं अगर कुछ इस प्रकार से लिखूँ, printf %d ऑफ ARR ऑफ 10। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें कोई भी कंपाइल टाइम एरर देखने को नहीं मिले। नो एनी कंपाइल टाइम एरर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है DRDO के एग्जाम में, इसरो के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में। ध्यान देना है यहाँ पे
क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इस प्रकार से अरे को डिक्लेयर किया जाएगा और उसके बाद ये प्रिंटफ स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा। ऑप्शन में कंपाइल टाइम एरर भी दिया हुआ रहेगा और बच्चे लोग कंपाइल टाइम एरर को टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर कोई भी बाउंड चेकिंग परफॉर्म नहीं करता है। कंपाइलर देखेगा कि सिंटैक्स बिल्कुल सही लिखा हुआ है भाई। एरे को एक्सेस करने का, एरे एलिमेंट को एक्सेस करने का सिंटैक्स क्या है? एरे का नेम लिखिए और इंडेक्स लिखिए जो कि लिखा हुआ है। अगर हम रन टाइम की बात करें तो यहाँ पे रन टाइम में एरे के 10th इंडेक्स पे, अब चूंकि एरे का 10th इंडेक्स तो है नहीं, तो फिर भी ये एरे के 10th इंडेक्स पे जाएगा। कैसे जाएगा वो थोड़ा सा एड्रेसिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए ये आपका इस प्रकार से अगर कंपाइलर ने एलोकेट कराया है कि 100 से स्टार्ट है, ये आपका है मान लिया जाए 0 0th इंडेक्स, ठीक है। ये है आपका, एक मिनट, ये है आपका 0th इंडेक्स 100। इसके बाद है 104, ये है आपका फर्स्ट इंडेक्स। इसके बाद है 108, ये है आपका सेकंड इंडेक्स। उसके बाद है आपका, तो 12 हो जाएगा ना, ये हो गया आपका थर्ड इंडेक्स। और ये हो जाएगा आपका 116, ये हो जाएगा फोर्थ इंडेक्स। और ये हो जाएगा 120। कुछ इस प्रकार से अगर मान लिया जाए आप लिखते हैं ARR ऑफ 10, तो ARR ऑफ 10 क्या होगा? ARR ऑफ 0 आप देख सकते हैं कि क्या है? 100 है ना? तो 10 क्या होगा ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस ये हो गया 10, यानी कि 140 ये हो जाएगा। आ रही है ये समझ में? हालाँकि मैं आपको ये समझाऊँगा जब देखिए हम लोग एरेज एंड पॉइंटर्स करके कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एरे के बाद पॉइंटर ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा एरेज एंड पॉइंटर्स करके, वहाँ ये हम लोग समझ लेंगे। अभी आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो 140th एड्रेस पे ये जाएगा और उसको प्रिंट करने का कोशिश करेगा यूजिंग %d। तो अगर मान लिया जाए कुछ इंटीजर वेरिएबल उसे मिला, कुछ भी ऊट-पटांग इंटीजर वेरिएबल मिला, तो वो प्रिंट करा देगा गार्बेज वैल्यू। या मे बी अगर वो इंट में कन्वर्ट नहीं हो पाया तो यहाँ पे हमें रन टाइम एरर देखने को मिल सकता है। मे लीड टू रन टाइम एरर। कंफर्म नहीं है कि रन टाइम एरर एकदम आएगा ही आएगा। मे लीड टू रन टाइम एरर। क्यों मे लीड टू? ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये 140 एड्रेस पे जाएगा। अगर कुछ ऐसा वैल्यू रहा जिसको %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके प्रिंट किया जा सकता है तो वो प्रिंट कर देगा गार्बेज को। अगर नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है इंटीजर में तब ये क्या आपको रन टाइम एरर दिखाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बाउंड चेकिंग का ध्यान आपको देना है, ये खास ध्यान आपको रखना है। दूसरा एक्सेसिंग में आप ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि जो एरे के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, या मैं बोल सकता हूं कि जो एरे एलिमेंट्स होते हैं, एरे एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड एज सिंपल वेरिएबल्स, एज सिंपल वेरिएबल्स। जिस प्रकार से आप सिंपल वेरिएबल्स का यूज करते हैं इसी प्रकार से आप एरे एलिमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। यानी आप एरे एलिमेंट्स का यूज किसी एक्सप्रेशन में कर सकते हैं, आप एरे एलिमेंट्स का यूज फंक्शन कॉलिंग में कर सकते हैं, आप एरे एलिमेंट्स का यूज रिटर्न स्टेटमेंट में कर सकते हैं। यानी कि जिस प्रकार से आप सिंपल वेरिएबल का यूज कर रहे हैं सेम आप एरे एलिमेंट्स को भी यूज कर सकते हैं। 2-3 एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे मान लिया जाए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ARR ऑफ 0 प्लस प्लस, ये बिल्कुल सही है। आप लिख सकते हैं ARR ऑफ 0 प्लस x इंटू 2, ये भी सही है। आप लिख सकते हैं रिटर्न ARR ऑफ 2, भी सही है। आप रिटर्न में लिख सकते हैं, किसी एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। आप किसी फंक्शन में, मान लिया जाए कोई एक फंक्शन है, जैसे मान लिया जाए कोई एक फंक्शन ले लेते हैं वाइड टेस्ट, जो कि एक इंट वैल्यू को ले रहा है, इंट n, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से कॉल कर सकते हैं टेस्ट, और यहाँ पे क्या देना है? एक इंट वेरिएबल ही देना है ना, तो हम इस प्रकार से एरे के एलिमेंट को भी दे सकते हैं 2 3 4 लाइक कुछ भी दे सकते हैं, ये भी परफेक्टली वैलिड है। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? ARR3 का जो वैल्यू होगा वो चला जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा स्टूडेंट? अभी तक हमने देखा वन डायमेंशनल एरे को किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, वन डायमेंशनल एरे को किस प्रकार से एक्सेस किया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग प्रोसेसिंग के बारे में देख
तो प्रोसेसिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई अगर एरे है तो उस एरे में हम वैल्यू को रीड कैसे करें और उस एरे के वैल्यू को डिस्प्ले कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब हूँ प्रोसेसिंग। डिक्लेरेशन देख लिया हमने, एक्सेसिंग देख लिया, प्रोसेसिंग देख। तो प्रोसेसिंग करने के लिए एरे के प्रोसेसिंग के लिए हम लोग फोर लूप का जनरली यूज करते हैं, ठीक है। फोर लूप का यूज करते हैं। फोर लूप में हमें पता है इंक्रीमेंट होता है, कंडीशन चेक होता है, उसके सॉरी फोर लूप में इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन चेक होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ये तीनों सेक्शन होते हैं। किस प्रकार से हम लोग करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रीडिंग वैल्यू इन ARR 10। मान लिया जाए कोई वेरिएबल है कुछ इस प्रकार का इंट ARR ऑफ 10, कुछ इस प्रकार का क्या है वेरिएबल है। तो अगर इस ARR में हमें वैल्यू को क्या करना हो, रीड करना हो यूजर से, तो मैं किस प्रकार से कर सकता हूं। तो मैं सिंपली यहाँ पे फोर लूप का यूज करके कर सकता हूं। यहाँ पे मुझे जो लूप का वेरिएबल होगा उसे जीरो से इनिशियलाइज करना होगा। तो यानी मुझे पहले क्या करना होगा, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि हमें पता है किसी लैंग्वेज में अगर हमें किसी वेरिएबल का यूज करना है तो हमें उसे डिक्लेयर करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस लूप वेरिएबल को जीरो से इनिशियलाइज करूंगा। देखिए हर एक बातों को समझते जाना है। क्यों जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो एरे होता है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, जीरो होगा। तब स्क्रिप्टिंग सी लैंग्वेज में जीरो से स्टार्ट होती। तो आई को जीरो रखना है। और कंडीशन क्या चेक करेंगे कि जब तक आई क्या रहे, लेस देन 10 रहे, यानी कि लेस देन साइज रहे। साइज हमारा 10 है, अगर 20 है तो लेस देन 20 रखेंगे। लेस देन इक्वल्स क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि जब जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो साइज -1 तक जाएगा, यानी जीरो से 9 तक ही जाएगा ना, जीरो से 10 तक नहीं जाएगा। और हर एक बार क्या करना है, यानी कि नेक्स्ट इटरेशन में आई के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देना है। यानी कि पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 इस प्रकार से 9 तक जाना है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको वैल्यू को रीड कराना है तो आप स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। स्कैनफ को हम लोगों ने एक वीडियो में पढ़ रखा है। आप इंट वैल्यू को अगर रीड कराना चाहते हैं डेसिमल फॉर्मेट में तो परसेंट ही लिखेंगे। और यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, एम परसेंट। हम लोग किस प्रकार से एक्सेस करते हैं ये हमने देखा था, ARR ऑफ। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस लूप वेरिएबल को लिखेंगे सब स्क्रिप्टिंग में। क्यों, क्योंकि एक बार ये जीरो होगा तो ARR जीरो के एड्रेस पे स्टोर होगा। जब आई का वैल्यू 1 होगा तो ARR 1 पे स्टोर होगा। जब आई का वैल्यू 2 होगा तो ARR 2 पे स्टोर होगा, है ना। इस प्रकार से ये हो गया। तो ये एक सिंपल सा कोड है जो जब हमें वैल्यू को ARR में रीड कराना हो यूजर से तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं फोर लूप का यूज करके। अगर हमें डिस्प्ले कराना हो, ठीक है, डिस्प्ले वैल्यू ऑफ ARR, तब हम क्या करेंगे, सिंपल सेम काम हमें करना है। सिर्फ हम स्कैनफ की जगह क्या करेंगे, प्रिंटफ कर देंगे। यहाँ पे भी कहेंगे कि भाई आई इक्वल्स जीरो से तुम स्टार्ट होना, आई लेस देन साइज तक चलना क्योंकि साइज अभी 10 है, और आई को हर बार इंक्रीज करते जाना। और यहाँ पे क्या करो, इस बार चूंकि हमें प्रिंट करना है तो प्रिंटफ फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। प्रिंटफ परसेंट डी, और यहाँ पे ARR ऑफ आई, यहाँ पे लूप वेरिएबल को रखेंगे क्योंकि लूप ही वेरिएबल है ना जो जीरो से स्टार्ट होके लेस देन 10 तक चल रहा है। तो ये क्या करेगा, रीडिंग वैल्यू को रीड करेगा ARR में, और ये क्या करेगा, ARR के वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं एरेज की। ठीक है, तो अभी तक हमने डिक्लेरेशन देख लिया, हमने एक्सेसिंग देख लिया, हमने प्रोसेसिंग देख लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो अब हम लोग इनिशियलाइजेशन जेसन में हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, आई। तो जब हमने एरे को डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, उसे इनिशियलाइज करना है। एक तरीका तो मैंने बता दिया प्रोसेसिंग में कि आप यूजर से वैल्यू लेके किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम लोग डिक्लेरेशन के समय भी कर सकते हैं। एक बात का पहले आपको नोट डाउन ध्यान देना है, सारे लोग ध्यान दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। अगर आपका जो एरे है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर आपका जो एरे है वो लोकल है, ठीक है,
लोकल एरे वेरिएबल्स, इसमें क्या रहेगा, आपका गार्बेज वैल्यू रहेगा अगर आप इनिशियलाइज नहीं कराते हैं। परंतु जो आपका स्टैटिक, STATI से स्टैटिक एंड ग्लोबल, ठीक है, एरे वेरिएबल्स रहेंगे, एरे वेरिएबल्स रहेंगे, इसमें बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज्ड टू, इनिशियलाइज टू जीरो, ये बाय डिफॉल्ट जीरो से इनिशियलाइज हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं, वेरिएबल का टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमने देखा था कि अगर कोई वेरिएबल स्टैटिक है तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो से इनिशियलाइज हो जाता है। अगर कोई वेरिएबल ग्लोबल है, बाय डिफॉल्ट जीरो से इनिशियलाइज हो जाता है। तो स्टैटिक और ग्लोबल जो भी वेरिएबल, हमारा एरे वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में भी ये लागू होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एरे का जो वेरिएबल है, यानी सॉरी एरे का जो एलिमेंट है, वो आपका सिंपल वेरिएबल के तरह ही है। तो ये भी आपका जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या अभी देख रहे थे कि एरे का क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना है। तो एट द टाइम ऑफ डिक्लारेशन हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिक्लारेशन, डिक्लारेशन के टाइम पे हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए हम लोग एरे को किस प्रकार से डिक्लेयर करा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से, इंट ARR5, है ना, सेमी कॉलन। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, इस सेमी कॉलन को हटा करके डायरेक्टली डिक्लेरेशन के समय ही असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के करली ब्रैकेट्स में आप 5 वैल्यूज, 5 इंट वैल्यूज को प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये पांचों वैल्यू कॉमा सेपरेटेड होंगे, कॉमा से सेपरेटेड होंगे। लाइक इस प्रकार से आप 10, 20, 30, 40 एंड 50, और लास्ट में आपको सेमी कॉलन देना, ठीक है। अगर आप कुछ इस प्रकार से लिखते हैं स्टूडेंट, तो कंपाइलर क्या करेगा, एरे का साइज 5 है, यानी कि 5 इंटीजर वेरिएबल जो कि कंटीगस होंगे उनके लिए स्पेस रिजर्व करेगा। और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, यानी जो ARR ऑफ 0 होगा, इसमें 10 स्टोर कराएगा। जो सेकंड होगा ARR ऑफ 1, इसमें 20 स्टोर कराएगा। जो थर्ड होगा ARR ऑफ 2, इसमें 30 स्टोर कराएगा। जो फोर्थ होगा ARR ऑफ थर्ड, ARR ऑफ 3, इसमें आपका 40 स्टोर कराएगा। और जो आपका फिफ्थ होगा ARR ऑफ 4 में आपका 50 स्टोर कराएगा। क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये साइज -1 डेट इज 4 तक ही जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जब हम लोग डिक्लेरेशन के समय में इनिशियलाइजेशन करवा रहे हैं, तब यहाँ पे साइज देना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, नोट मैंडेटरी, ये कोई भी मैंडेटरी नहीं है। यानी कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल 1 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 2 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंट ARR ऑफ, यहाँ पे आपने साइज ओमिटेड कर दिया, साइज को हटा दिया, और इस प्रकार से लिख सकते हैं 10, 20, 30। ध्यान रहे, जब आप इस प्रकार से लिखते हैं, तो जितने आप इनिशियलाइजर्स प्रोवाइड करेंगे, इन सभी को इनिशियलाइजर्स बोला जाता है। तो जितने भी आप इनिशियलाइजर्स प्रोवाइड करेंगे, नंबर ऑफ जितने भी इनिशियलाइजर्स होंगे, कंपाइलर एरे का साइज उतना ही एज्यूम कर लेगा। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं, तो कंपाइलर ने यहाँ पे देखा तो नहीं कि कितना साइज है, क्योंकि आपने प्रोवाइड ही नहीं कराया। तो ये क्या करेगा, देखेगा कि कितने वैल्यू से आप इनिशियलाइज कर रहे हैं। टोटल 3 वैल्यू है, यानी कि ये एज्यूम कर लेगा कि इस ARR का साइज कितना है, 3 है। तो यहाँ पे ARR ना करके मैं कुछ और कर देता हूँ, ताकि वो प्रीवियस वाले से मैच ना हो, ठीक है, बी, कुछ इस प्रकार से। तो अगर यहाँ पे ये क्या करेगा, बी 0 में स्टोर करा देगा 10, बी 1 में स्टोर करा देगा 20, एंड बी 2 में स्टोर करा देगा 30। और अगर मैं आपसे पूछूं कि साइज ऑफ एरे बी, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तीसरा, यहाँ पे अभी ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा, अगर मान लिया जाए आप कुछ इस प्रकार से करते हैं कि आपने यहाँ पे साइज दे दिया
इंट, यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, दूसरा ले लेता हूँ कोई भी एरे। जैसे मान लिया जाए आपने यहाँ पे ले लिया इंट एज, ठीक है, यहाँ पे आपने दिया 3। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे 10, 20, 30, ठीक है, इस प्रकार से दे रहे हैं। या मान लिया जाए इसको आप ले लीजिए 5। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हमने क्या किया है कि एरे का साइज तो लिया है 5, लेकिन 3 ही इनिशियलाइजर को प्रोवाइड किया है, यानी कि यहाँ पे हमें टोटल 5 वैल्यू प्रोवाइड करना था, लेकिन हमने 3 ही वैल्यू प्रोवाइड किया। कंपाइलर क्या करेगा ऐसी स्थिति में, सबसे पहले देखेगा साइज क्या है 5, टाइप क्या है इंट, तो 5 इंट वेरिएबल के लिए स्पेस रिजर्व कराएगा कंटीगस मेमोरी एलोकेशन में। उसके बाद ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा डेट इज ARR ऑफ 0, इसमें 10 स्टोर कराएगा, ARR ऑफ 1 इसमें 20 स्टोर कराएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ARR ऑफ 2 में 30 स्टोर कराएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा DRDO सेप्टम में, एकदम सिंपल सा एक लाइन ये लिखा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्थ एलिमेंट ऑफ दिस एरे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ दिस। तो चलिए बताइए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि ARR ऑफ 3 और ARR ऑफ 4 इसमें क्या स्टोर होगा, बताइए। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए। आई होप आप लोग सोच लिए होंगे। तो अगर ऐसा रहा तो जो आपका रिमेनिंग बच जाएगा ना, उसमें कंपाइलर 0 को स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एग्जाम में और पूछा जाता है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और यहाँ पे भी वो गार्बेज टिक कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी एरे का साइज को आपने प्रोवाइड कर दिया, फिक्स कर दिया, आप डिक्लेयर अगर इस प्रकार से करा रहे हैं, यानी टोटल वैल्यू अगर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग बच जाएंगे उसमें कंपाइलर क्या करेगा, 0 को इनिशियलाइज करवा देगा। इसका मतलब क्या, अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं, मैं फोर्थ एग्जाम्पल लेता हूं। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं इंट, मान लिया जाए कोई वेरिएबल है, क्या ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, ए बी ले लेते हैं, ABC, ठीक है, और इसमें मान लिया जाए 5 है, और मैं अगर इस प्रकार से लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही वैल्यू प्रोवाइड किया, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है कि ABC ऑफ 0 में 0 को स्टोर करा दो। तो बाकी जो ABC ऑफ 1, ABC ऑफ 2, ABC ऑफ 3 एंड ABC ऑफ 4 बच गया, उन सभी में भी क्या हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा। यानी कि ABC ऑफ 1 में भी 0 स्टोर हो जाएगा, ABC ऑफ 2 में भी 0 स्टोर हो जाएगा, ABC ऑफ 3 में भी 0 स्टोर हो जाएगा, एंड ABC ऑफ 4 में भी आपका 0 स्टोर हो जाएगा। तो अगर हमें किसी एरे के हर एक एलिमेंट को 0 से इनिशियलाइज करना हो, तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। ये क्या करेगा, इट इनिशियलाइज इनिशियलाइज एवरी एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ एरे टू, ये एलिमेंट्स के हर एक सॉरी एरे के हर एक एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज कर देगा। नाउ जो लास्ट कॉन्सेप्ट है एरे इनिशियलाइजेशन का और आज इस वीडियो का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन इससे और पूछा जाएगा आपसे। अगर आप कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, कोई एरे है ARR और आपने इसका साइज मान लिया जाए फिक्स कर दिया 3, और आप नंबर ऑफ इनिशियलाइजर्स 3 से ज्यादा प्रोवाइड कर दें, यानी कि आप कुछ इस प्रकार से कर दें 40, 50। अब आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर आप इस प्रकार से करते हैं, अगर आपने यहाँ पे साइज फिक्स कर दिया और उसके बाद नंबर ऑफ इनिशियलाइजर्स यदि आप ज्यादा दे देते हैं, तो ये आपको एरर दे, ये आपको कंपाइल टाइम एरर देगा। इसका ध्यान रखना है। इसमें काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें कई सारे बच्चे सोचते हैं कि ये 3 को इनिशियलाइज कर देगा, 2 रह जाएगा। नहीं, यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा, डेफिनेटली एरर आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो और अभी एंड नहीं हुआ है। देखिए एक कॉन्सेप्ट और मुझे याद आ गया, हाँ, क्योंकि अभी हम लोग वन डायमेंशनल एरे पढ़ रहे हैं और वन डायमेंशनल एरे आज आपका एंड हो गया, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। आप बोलिएगा सर आप तो कुछ क्वेश्चन कराए नहीं वन डायमेंशनल एरे में, ऐसे कैसे खत्म कर दिए। तो भाई हम लोगों ने समझ लिया एरे का थ्योरी, वन डायमेंशनल एरे का भी लगभग थ्योरी समझ लिया, थोड़ा बहुत समझ लिया, कॉन्सेप्ट इसका समझ लिया, मेन कॉन्सेप्ट समझना है।
है ना? आप डीआरडीओ सेप्टम का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, क्वेश्चंस आपको क्या करना है? बनाने हैं, प्रोग्राम नहीं बनाना है, ठीक है? तो जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू सेशन में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, अभी जाना नहीं है, अभी एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है एरे का। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं स्टूडेंट, हमारे चैनल फर्स्ट फॉर लेट्स बिगिन पे कंप्लीट बैच चलाया जा रहा है फॉर डीआरडीओ सेप्टम टियर 2 सीएसआईटी एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमसीक्यूज का मैंने अलग से सेक्शन बनाया हुआ है। सी लैंग्वेज का एमसीक्यूज में अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे हम लोगों ने लगभग कितने सेट को डिस्कस कर रखा है? आपका 13 सेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, 14वां आप देख लीजिए यहाँ पे आपका भी क्या है अपकमिंग है। यानी कि ये कितने बजे होता है? टाइम आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन रात्रि में कितना हो गया? 21 बज रहा है, यानी कि 9 हो गया ना? हाँ, तो प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे यहाँ पे आपका सी लैंग्वेज का एमसीक्यूज डिस्कस किया जाता है और इसका जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाता है या आप यूट्यूब से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। तो जितने लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, उनको मैं बता देता हूँ कि आप कम से कम टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लीजिए भाई। 2K प्लस मेंबर्स है वहाँ पे सिर्फ सीएसआईटी के टेलीग्राम ग्रुप। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है @septum डीआरडीओ ग्रुप हमारा मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग जो एमसीक्यूज होंगे स्टूडेंट, जो क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, वो एमसीक्यू सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो वन डायमेंशनल एरे किस प्रकार से डिक्लेयर होगा ये मैंने बता दिया, एक्सेसिंग मैंने बता दिया, मैंने आपको प्रोसेसिंग बता दिया, मैंने आपको इनिशियलाइजेशन बता दिया, ठीक है? चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट जो और बचता है और जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो क्या है? देखिए, एग्जाम्पल नंबर मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, ठीक है? लिखा हुआ कुछ इस प्रकार से रहेगा, इंट ए, कुछ इस प्रकार से, इंट ए ऑफ 5 इक्वल्स 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है? इस प्रकार से लिखा हुआ है। देन लिखा हुआ रहेगा इंट बी ऑफ 5, कुछ इस प्रकार से, एंड देन बी इक्वल्स ए। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि उसके बाद फिर बी का, यानी B0 या B1 का वैल्यू पूछा जाएगा। कई सारे बच्चे अगर B1 का वैल्यू पूछा गया तो 20 बोल देते हैं, B0 का वैल्यू पूछा गया 10 बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये आपको यहाँ पे एरर देगा, इस लाइन पे आपको एरर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट हम लोग डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? वी कांट वी कांट कॉपी द elements elements of an array to another array डायरेक्टली, ठीक है? डायरेक्टली हम लोग स्टूडेंट कॉपी नहीं कर सकते हैं, तो हम किस प्रकार से कॉपी करेंगे? वी हैव टू कॉपी ईच एलिमेंट्स एलिमेंट्स इंडिविजुअली। हम लोगों को हर एक एलिमेंट्स को इंडिविजुअली कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है? आप डायरेक्टली इस प्रकार से नहीं कर सकते कि बी इक्वल से कीजिएगा और ए वाला सारा बी में चलाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ये बी क्या है? एक सिंगल वेरिएबल नहीं है ना, ये सेट ऑफ एलिमेंट्स है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए आपका प्रॉब्लम यही था ना कि ए जो है ये इस प्रकार से है, 10, 20, 30, 40, 50, सही है? आपके पास ये आपने डिक्लेयर किया है बी एक एरे है इंट टाइप का जिसका साइज 5 है। आपको क्या करना है कि ए के एलिमेंट्स को बी में कॉपी कराना है। तो आप यहाँ पे जो हमने प्रोसेसिंग में देखा था फोर लूप वाला, उसका यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, फोर आई इंट आई इक्वल्स 0। मैं यहीं पे कर ले रहा हूँ अभी, चूंकि मॉडर्न कंपाइलर में ये अलाउ है और आप समझ सकते हैं, आप ऊपर में भी इंट आई कर सकते हैं डिक्लेयर। तो फोर इंट आई इक्वल्स 0 और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। उसके बाद तुम क्या करो कि बी के आई में
ए के आई को स्टोर करा दो। हो गया बात खत्म। बस, और करना ही क्या था इसमें? तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि सबसे पहले B0 में, अगर आप इस लूप के इटरेशन की बात करें तो B0 में A0 स्टोर होगा, फिर B1 में A1 स्टोर होगा, है ना? फिर आपका B2 में A2 स्टोर होगा, B3 में B स्टोर होगा और B4 में A4 स्टोर होगा, और जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी कंडीशन हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को कॉपी कराना होगा, डायरेक्ट हम लोग कॉपी नहीं करा सकते, ठीक है? तो आई थिंक यहाँ पे आपका वन डायमेंशनल एरे एंड हो गया है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बच गया है, फंक्शन पासिंग का क्या है इसी वीडियो में बता दूं मैं। हाँ, लगभग 46 मिनट हुआ है, तो इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे टॉपिक मैं दे लेता हूँ जल्दी से, 2 टॉपिक और बचा है, तुरंत एंड हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो पे क्यों ही जाना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर लेंगे 2 डायमेंशनल एरे को। तो पासिंग एरे एलिमेंट्स टू अ फंक्शन, ये हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग एरे के एलिमेंट्स को किसी फंक्शन में पास कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें पता है कि जो एरे का एलिमेंट्स है स्टूडेंट, ये एक सिंपल वेरिएबल की तरह ही ट्रीट होता है, और सिंपल वेरिएबल को हम लोग क्या किसी फंक्शन में एज अ एक्चुअल आर्गुमेंट के तौर पे पास कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप किसी एरे एलिमेंट्स को भी एज अ एक्चुअल आर्गुमेंट के तौर पे प्रोवाइड कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए हमारे पास कोई फंक्शन है लाइक इंट, और इंट क्या लेना है, वॉइड ले लेते हैं, ठीक है? रिटर्न वगैरह क्या ही, क्योंकि सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो वॉइड चेक, ये एक क्या कर रहा है, वेरिएबल ले रहा है n, और अंदर में ये क्या कर रहा है, क्या करवा दे इससे, मान लिया जाए इवन ऑड करवा देते हैं। इफ अगर n mod 2 डबल इक्वल्स 0 हो जाए, ठीक है, तब क्या करो, प्रिंट करा दो प्रिंट एफ %d, तब क्या करो, प्रिंट करा दो तुम कि %d इज इवन, और यहाँ पे %d की जगह n को कर दो। अन्यथा क्या प्रिंट करा दो तुम, प्रिंट एफ %d इज ऑड, और यहाँ पे n। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो एक सिंपल सा मैंने एक फंक्शन लिखा है जो कि क्या कर रहा है, एक इंटीजर वेरिएबल को ले रहा है, अगर वो इवन है तो प्रिंट कर दे रहा है इवन, ऑड है तो ऑड प्रिंट। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी फंक्शन को कॉल करूँ तो मैं एरे के एलिमेंट को एज अ एक्चुअल आर्गुमेंट के तौर पे पास कर सकता हूँ। मान लिया जाए हमारे पास कोई एरे है ARR ऑफ 5, और इसके जो वैल्यूज हैं वो 10 20, ठीक है, 25 30 35, 1 2 3 4 5, ठीक है? ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं, इस चेक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। चेक, यहाँ पे हमें क्या देना है, कोई इंटीजर वेरिएबल देना है, चूंकि ये पैरामीटर में इसका दिया हुआ है, फॉर्मल पैरामीटर में। तो एक्चुअल आर्गुमेंट के तौर पे मैं इस प्रकार से एरे के एलिमेंट को पास कर सकता हूँ, एरे ऑफ 0, ये सही है। मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, चेक एरे ऑफ 2, ये बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 में क्या है 10, तो यहाँ पे चलाएगा n में 10, और यहाँ पे अगर आप 10 mod 2 कीजिएगा तो यहाँ पे तो अगर आप यहाँ पे 10 mod 2 करते हैं तो ऑब्वियसली ये 0 आएगा, और ये क्या प्रिंट कर देगा, %d इज इवन, और %d की जगह n की वैल्यू, यानी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 10 इज। अगर आप इस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे ARR ऑफ 2, यानी कि ये हो गया आपका 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, 25 है,
25 जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 25 हो जाएगी। 25 mod 2 करेगा तो 0 तो नहीं आना है ना, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला प्रिंटफ एग्जीक्यूट हो जाएगा परसेंटेज ऑड, यानी और परसेंटेज की जगह n की वैल्यू, यानी कि ये प्रिंट कर देगा 25 इज ऑड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि आप किसी भी फंक्शन के एक्चुअल आर्गुमेंट के तौर पे, ये क्या है आपका एक्चुअल आर्गुमेंट। मैंने आपको एक्चुअल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट के बारे में बता रखा है ना। फॉर्मल आर्गुमेंट वो होता है जो आपने फंक्शन डेफिनेशन में दे रखा है, फॉर्मल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट वो होता है जो कि आप फंक्शन कॉलिंग के वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं एक्चुअली, तो ये है आपका एक्चुअल आर्गुमेंट। तो आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम एरे एलिमेंट को किसी फंक्शन में पास कर सकते हैं। अब स्टूडेंट दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझना है हमें कि हम पूरे के पूरे एरे को, पूरे के पूरे वन डायमेंशनल एरे को भी किसी फंक्शन के एक्चुअल आर्गुमेंट के तौर पे पास कर सकते हैं। वो किस प्रकार से, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टॉपिक दे देता हूँ कि पासिंग होल एरे फंक्शन। पूरा आप लोग देख लीजिएगा, पासिंग होल एरे एज एन एक्चुअल आर्गुमेंट टू अ फंक्शन। नाउ देखिए, यहाँ पे दो तीन बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है जब हम पूरे के पूरे एरे को फंक्शन में ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले मैं सिंटैक्स वगैरह बता देता हूँ। जैसे मान लिया जाए वाइड मेन के अंदर मैं लिखूंगा, मान लिया जाए कोई हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, या यहाँ पे ले लेते कोई भी फंक्शन है जो कि आर्गुमेंट के तौर पे क्या ले रहा है, एक एरे वेरिएबल ले रहा है। ठीक है, इंट बी ऑफ 5। ठीक है, उसके बाद ये अपना कुछ कर रहा है, लास्ट में कर दो, बात खत्म हो गया। मेन में मान लिया जाए हमारे पास कोई एरे वेरिएबल है, इंट ए आर आर ऑफ 5। उसके बाद मान लिया जाए हमने इसे इनिशियलाइज वगैरह कुछ करा दिया। हम इस प्रकार से कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको खास ध्यान देना है, फंक्शन ऑफ, और यहाँ पे हम देंगे ए आर आर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे एरे को पासिंग एरे ए आर आर एज एन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, एज एन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट टू टू फंक्शन, टू फंक्शन फंक, है ना। हम लोग ए आर आर जो एरे है एज अ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के तौर पे इसको, इस फंक्शन को पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस प्रकार से पास करते हैं, सिंटैक्स आपको देख लेना है। यहाँ पे सबस्क्रिप्टिंग वगैरह नहीं लगाना है, आपको सिंपली एरे का नेम लिखना है। वाई, बिकॉज हम लोग पूरे के पूरे एरे को जब पास कर रहे हैं तो हम सिर्फ एरे का नेम लिखेंगे। जब हम एरे के एलिमेंट को पास करते थे, प्रीवियस एग्जांपल की बात करें, तो हम यहाँ पे सबस्क्रिप्टिंग भी लगाते थे। तो ये एक एक सिंगल एलिमेंट, एक इंडिविजुअल एलिमेंट को पास कर रहा है। यहाँ पे हम पूरे के पूरे एरे को पास कर रहे हैं। अब जब पूरे के पूरे एरे को पास करते हैं तो यहाँ पे आप सिंटैक्स समझ गए। एक बात का और यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारा फॉर्मल आर्गुमेंट है, यहाँ पे ये साइज नेसेसरी नहीं है, साइज इज नॉट नेसेसरी। नेसेसरी क्या है कि जब आप किसी फंक्शन में एरे को एज अ एक्चुअल आर्गुमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो वो जो कॉल्ड फंक्शन है उसका जो फॉर्मल आर्गुमेंट है वो आपका एरे को ले रहा होना चाहिए और सेम टाइप का होना चाहिए। यानी अगर आप इंट एरे को इंट एरे को पास कर रहे हैं तो ये भी आपका इंट एरे ही होना चाहिए, इस प्रकार का। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। हाँ, और टाइप वगैरह आपको ध्यान देना है। टाइप यानी कि क्या ही मैं बोलूँ, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना टाइप कास्टिंग। हाँ, तो अगर इंटरनल टाइप कास्टिंग हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं हो सकता है तब प्रॉब्लम है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हमारा वन डायमेंशनल एरे आज फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस रात में 9 बजे सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं है। ठीक है,
डेली रात में 9 बजे आपका सी लैंग्वेज का एमसीक्यूज होता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ये एग्जाम्पल बहुत ही नेसेसरी है। आपको लग रहा होगा कि मैं तो समझ गया, क्यों एग्जाम्पल लें, क्यों समय बर्बाद करें। नहीं, अगर आप ये एग्जाम्पल अभी देख लेते तो एक कॉन्सेप्ट आपको नया सीखने को मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। चलिए, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जैसे एक कोई फंक्शन ही ले लेते हैं, ठीक है। वॉइड फंक, ये हो गया। ये क्या कर रहा है, एक एरे ले रहा है, इंट ARR या इंट बी कर लेते हैं, ठीक है। ये एरे को ले रहा है। ये उसके बाद क्या कर रहा है, एक फोर लूप चला रहा है। फोर, सबसे पहले तो इंट आई मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ, इंट आई। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि फोर लूप वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर दो, आई लेस देन। उसके बाद मुझे ये पता होना चाहिए ना कि ये कितने साइज का है। तो कैसे पता होगा, मान लिया जाए, अभी मान लेते हैं कि हमें पता है। चलिए, हमें पता है कि जो एरे है हमारा, उसका साइज 5 है। क्योंकि मुझे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है, तो अभी इधर उधर की बातों से क्या ही फायदा। और ये क्या कर रहा है कि ये जो आपका बी आई है, इसको क्या कर दे रहा है, बी आई इंटू इक्वस बी ऑफ आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम इस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बस ये इसको एंड कर दे रहा है। ये हो गया आपका फंक्शन का डेफिनेशन। इस तरफ मैं मेन लिख लेता हूँ, ठीक है। वाइड मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस एग्जाम्पल को आप समझ गए तो आपका एरे में, वन डायमेंशनल एरे में बेड़ा पार लग गया। वाइड मेन है, यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, इंट आई इंट ARR ऑफ 5 इक्वस 10। 10 नहीं लेते हैं, बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, है ना। 1 2 करके ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। आई होप ये दिख रहा होगा, कटा नहीं होगा। और यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, ठीक है, इस FUNC फंक्शन को। तो FUNC, और साथ में मैं इस ARR एरे को प्रोवाइड करूँगा, पास करूँगा। उसके बाद ये हमारा मेन एंड हो जाएगा, ठीक है। मेन एंड हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा कब आएगा, जब मैं इसके वैल्यू को प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो मज़ा अब आएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फोर आई इक्वस 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, कट रहा है ना थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो इसको मैं ऊपर कर लूँगा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे क्या करो भाई, तुम प्रिंट करते चले जाओ, प्रिंट करते चले जाओ। किसको प्रिंट करते चले जाओ, एरे के वैल्यू को। %d ARR ऑफ आई को तुम प्रिंट करते चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंड हो गया मेन फंक्शन। अब यहाँ पे मजा आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो हमारा जो हमारा प्रोग्राम होता है वो मेन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि एक ARR ऑफ 5, यानी कंपाइलर क्या करेगा, 5 इंटीजर वेरिएबल के लिए एक एरे बनाएगा, स्पेस को एलोकेट करेगा, और 1 2 3 4 5 इसमें क्या करेगा, स्टोर करा देगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। कंपाइलर कुछ ऐसा करेगा, ठीक है। 1 जीरोथ इंडेक्स, 2 3 4 एंड 5, ये जीरोथ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें क्या स्टोर कराएगा भाई, तो इसमें स्टोर करा देगा 1 2 3 4 एंड 5। और ARR इसको रेफर कर रहा होगा, ARR, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लाइन पे जब जाएगा हमारा कंट्रोल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल हो रहा है, साथ में हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट ARR जा रहा है। दैट इज ARR क्या है, ARR स्टूडेंट, ये एक एरे है। ये क्या है, एक एरे है, एरे का एलिमेंट नहीं, ये एक एरे है। ARR यहाँ पे चला आया। अगर आप फंक्शन का फॉर्मल पैरामीटर देखें, फॉर्मल आर्गुमेंट देखें, तो यहाँ पे भी एक एरे है ऑफ इंट टाइप का। तो दोनों का टाइप तो मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। साइज मिसमैच हो सकता है, साइज तो यहाँ पे देना ही नहीं है। तो साइज वगैरह से कोई मतलब नहीं है। आप साइज आप यहाँ 1 दे दीजिए, 10 दे दीजिए, साइज नहीं दीजिए। फॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एक्चुअल आ रहा है उससे मतलब है।
तो एक्चुअल आया, फॉर्मल का टाइप से मैच कर गया, भाई इंट एरे है, आया भी इंट एरे है, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे नेम क्या है, बी है, ठीक है, नेम क्या है, बी है। तो होगा क्या यहाँ पे कि आप लोग सोचिएगा कि कुछ इस प्रकार से होगा। आप लोग क्या सोचिएगा कि कुछ इस प्रकार से होगा, 0 1 2 3 एंड 4, और इसमें 1 2 3 4 5 एंड बी इसको क्या करेगा, बी इसको रेफर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हो गया, होगा क्या यहाँ पे कि आपको ये जो बी दिख रहा है ना, ये बी इसी को रेफर करेगा, ठीक है, ये बी क्या करेगा, इसी को रेफर करेगा, इस सेम एरे को रेफर करेगा, ठीक है, नया एरे यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। तो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हम फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंज करते हैं तो एक्चुअल आर्गुमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो कॉन्सेप्ट यहां आकर हमारा फेल हो जाएगा। यानी इन द केस ऑफ एरे अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करते हैं तो हमारा एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल आर्गुमेंट में भी इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया है। अभी तक आप समझ गए, यहाँ पे हमारा कंट्रोल था, फंक्शन कॉल हुआ, ARR पास हुआ, और बी यहाँ पे था तो बी इसको रेफर करने लगा। आई एक वेरिएबल है, आई इक्वल 0, आई लेस देन 5, यानी ये 5 बार चलेगा, 0 1 2 3 4 5। होगा क्या यहाँ पे, बी ऑफ आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगा, तो बी ऑफ 0 ये 1 है, इंटू इक्वल्स, यानी कि कंपाउंड असाइनमेंट आप समझ गए, 1 इंटू 1, तो ये 1, 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो ये 1 रह जाएगा। आई का वैल्यू 1 होगा, तो बी ऑफ 1 इंटू इक्वल्स बी ऑफ 1, यानी कि यहाँ पे दो गुना दो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। अगेन ये होगा आपका 2, तो बी ऑफ 2 में 3 है, तो ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अगेन आई का वैल्यू हो जाएगा 3, तो बी ऑफ 3 में 4 है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। आई का वैल्यू होगा 4, तो 4 में 5 है, तो 5 पचे 25 हो जाएगा। आई का वैल्यू है 5, और यहाँ 5 इज नॉट लेस देन 5, कंडीशन हो गया फॉल्स, और ये रिटर्न हो जाएगा, किसके पास रिटर्न हो जाएगा, अपने कॉलर फंक्शन के पास। तो कॉलर फंक्शन के पास यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला तो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे आएगा। अगेन एक फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम है 0, और ये प्रिंट करा रहा है ARR ऑफ आई, यानी ARR के वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, इस एरे के वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। तो हमें क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा कि भाई इस एरे का अभी वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट होना चाहिए। मगर यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा बताइए, ARR ऑफ 0 में क्या है, 1 स्टोर है। जब ये 2 होगा तो ARR ऑफ 2 में क्या स्टोर है, 4 स्टोर है। ARR ऑफ 3 में क्या स्टोर है, 9 स्टोर है। ARR ऑफ 4 में क्या स्टोर है, ARR ऑफ 4 में 16 स्टोर है। ARR ऑफ 5 में क्या स्टोर है, सॉरी ये क्या हो गया, ARR ऑफ 0 में 1 स्टोर है, 1 में 4 स्टोर है, 2 में 9 स्टोर है ना, 3 में 16 स्टोर है, 4 में 25 स्टोर है, और जब ये 5 हो जाएगा तो कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट हमारा आ रहा है 1 4 9 16 एंड 25, ठीक है। जबकि ARR का वैल्यू क्या था, 1 2 3 4 5। तो हमने क्या देखा कि एरे के केस में, एरे के केस में हमने किस में चेंज किया था, हमने चेंज किया था, ये देखिए, ये हमारा क्या है, बी में हम चेंज कर रहे हैं ना, हम बी में चेंज कर रहे हैं ना, लेकिन चेंज किस में हो रहा है, ARR में भी चेंज हो रहा है। वाई, बिकॉज मैंने यहाँ पे आपको इंटरनल मैकेनिज्म दिखा दिया कि नया एरे क्रिएट नहीं होगा, ये जो आपका फॉर्मल आर्गुमेंट होगा ये इसी एरे को रेफर करेगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंज करते हैं तो एक्चुअल आर्गुमेंट भी आपका इफेक्ट होगा इन द केस ऑफ एरे। तो यहाँ पे आपका वन डायमेंशनल एरे स्टूडेंट फिनिश हो गया। इससे ज्यादा आपको वन डायमेंशनल एरे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे टू डायमेंशनल एरे को। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।